सो हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर बायोलॉजी का, जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है लाइन बाय लाइन, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है ये। और अगर ये क्लियर हो गया तो आगे आपको प्लांट फिजियो वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्लांट फिजियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, बुक खोल के बैठना है, कॉपी पेन लेके खोलना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और हाइलाइटर लेके बैठना है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो मैं अंडरलाइन करवा दूँ आपको। ठीक है, तो आप लोगों को निकालिए, बुक निकालिए। और हम नीट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नीट बस 2-4 ही महीने रह चुके हैं, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा हो गया है लिविंग वर्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी मैंने अलग अलग वीडियोस भी डाली हैं और वन शॉट भी डाले हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो एक बार जाके इसको देख लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है प्लांट किंगडम। ठीक है, अभी हमने जो इतने किंगडम पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांटी, एनिमेलिया, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़े थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हमने वहीं पे डिस्कशन पूरा अच्छे से कर लिया था, वो भी डीपली। और उसके बाद हमारा प्लांटी और एनिमेलिया बचा था। मैंने बोला था कि वो चैप्टर्स अलग से मतलब ये जो टॉपिक्स हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसके लिए एक अलग से चैप्टर्स दिए हुए आपके उसमें, तो इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो हमारा अब शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। अब पूरा डिटेल में, उस टाइम पे सिर्फ हमने थोड़ा सा देखा था कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उसकी सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। अब हम डीपली देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी। कोई भी चैप्टर अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसको क्लासीफाई करना है, ताकि हमें पता चल जाए उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को डिवाइड कर लेना, उसको तो अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को फिर एक एक करके टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा, आपके मन में एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा हाँ इस चैप्टर में इतने टॉपिक है, इसमें से इसका ये है, इसका ये है, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है हर चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन इसमें आएगा, प्लांट किंगडम के बारे में क्या क्या दिया है वो आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका पहला जो इसमें है एल्गी। फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करा है। ठीक है, सेम एल्गी के बाद आ जाते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। फिर आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। फिर आ जाते हैं फिर इसके बाद देखिए, पहला नंबर एल्गी, दूसरा हो गया ब्रायोफाइट्स, तीसरा हो गया टेरिडोफाइट, चौथा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंजियोस्पर्म। फिर आ जाते हैं आपके पांचवे पहले चौथे में आएंगे आपके जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। फिर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो देखिए सबसे एडवांस प्लांट्स जो हमारे एंजियोस्पर्म हैं, जो अभी चल रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो है एंजियोस्पर्म है। तो हम इन प्लांट्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे, एनिमल प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। और इसके बाद आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर को ऐसे डिवाइड कर लें। अगर आपके उसमें तो पूरी जगह होगी तो आप इधर को ऐसे फ्लो चार्ट 1 2 3 ऐसे करके बनाना। मेरे उसमें जगह कम थी तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय द विटेकर 1969। ठीक है, वेयर ही सजेस्टेड दैट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे। तो देखिए, हमने पहले जो इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, वो था लिविंग्स का, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया पढ़ा था। जो किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, R.H. विटेकर ने 1969 में। मैंने वहाँ पे भी बिल्कुल याद करने को बोला था कौन सा किंगडम किसने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा किंगडम किसने दिया था, विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो याद ही होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया है, ये प्लांट किंगडम में भी दिया है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटे पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। We must stress here that our surrounding of the plant kingdom has changed over time. Fungi, members of the Monera and Protista and having cell wall, has now been excluded from the plant kingdom through earlier classification placed them in the same kingdom. अब देखो पहले ये देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा, क्योंकि इसमें पहले क्या कर दिया था, जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट्स हो गए, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स हो गए। तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, इनको क्या कर दिया था, सीधे सीधे प्लांट किंगडम में रख दिया था। ठीक है, तो अब इनको हटा के प्लांट किंगडम से हटा के अलग कर दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। मोनेरा में आ गया बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक हो गया। अब देखिए सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। पहले साइनोबैक्टीरिया को क्या कर दिया था, एल्गी में रखा था, एल्गी प्लांट किंगडम में रखा था साइनोबैक्टीरिया। बाद में पता चला जो साइनोबैक्टीरिया है वो उसका नाम तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट वो एल्गी नहीं है, वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो अब उसको किस में रख दिया, मोनेरा में रख दिया। ठीक है, उसके बाद in this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm। ठीक है, अंडर प्लांट। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया एल्गी, बायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं। Let us also look at classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape of leaves etc. अब देखिए earlier classification में क्या हुआ, खाली morphology को देखा, नंबर देखे, उसके शेप देखा, खाली बाहर से देख के उनको क्लासीफाई कर दिया। ठीक हो गया। They were based mainly on vegetative or on the androecium structure system given by Linnaeus। ठीक है, और इनको क्या बोला और इनको कैसे वो करा, इनको सिर्फ वेजिटेटिव, ये क्या था, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस्ड कैरेक्टर्स के बेस्ड थे, और इनका क्या कहते हैं, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं linear systems such as artificial, and they separated the close related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gives equal weightage to the vegetative sexual characteristics, and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment as against this natural classification system developed, which were based on the natural affinities among the organism and consider not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy and embryology, phytochemistry. Such classification of flowering plant were given by George Bentham and Hooker। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने देखा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, अब देखो 3 टाइप से इनका क्लासिफिकेशन हुआ था, अर्लियर क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। 3 हो गए। ठीक है, एक हो गया आर्टिफिशियल, एक नेचुरल हो गया और एक हो गया आपका फाइलोजेनेटिक। अब क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हुआ, जो भी जितना मैंने अभी रीड किया मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। जो प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ वो 3 टाइप के हुआ। सबसे पहले आ जाएंगे नेचुरल, फिर आ जाएंगे आर्टिफिशियल, फिर आ जाएंगे फाइलोजेनेटिक। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ही क्लासिफिकेशन हुआ। अर्लियर सिस्टम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब देखो अर्लियर सिस्टम में क्या करा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को देख के क्लासिफिकेशन कर दिया था, जैसे सच एज हैबिटेट, कलर और नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, उसके बाद आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो दिया था लिनियस ने। ये किसने दिया, यहाँ पर याद करने वाली चीज है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, लिनियस ने। ठीक है, और इसमें क्या आ गया, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। और इसको कैसे डिवाइड करा,
एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने दिया था, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था ये। आर्टिफिशियल याद कर लेना, आर्टिफिशियल दिया था लीनियस ने, और ये दो चीज़ों पे बेस्ड था, वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। अब देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपको पता है एनवायरनमेंट में जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी? सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वर बेस्ड ऑन कैरेक्टर। ये खाली कैरेक्टर थे, और हमें पता है ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजीली अफेक्ट होते हैं बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। अब देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन है तो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन कर लेना, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ये दिया था आपका जॉर्ज, बेंथम एंड हुकर एंड जोसेफ हुकर। ठीक है, ये आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, ये नेचुरल से याद करना, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, और ये दिया आपका जॉर्ज, बेंथम एंड हुकर ने। उसके बाद आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था लीनियस ने, ये आ गया वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे था और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। ओके, इसके बाद आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्या था? मतलब फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ठीक है, इवोल्यूशनरी हमारे एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, एक्सेप्टेबल नाउ डेज। और सबसे जो एडवांस क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हमारा आएंगे, आप देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और भी चीज़ें देखेंगे इसमें। ठीक है, ये 3 क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है। क्लासिफिकेशन मेनली किन चीज़ों को? नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। नेचुरल को नेचुरल एफिनिटीज़ के बेस पर करा था, जो दिया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने, एंड जोसेफ हुकर। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसको दिया लीनियस ने, इन्होंने वेजिटेटिव और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था ये। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा, और ये मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। अभी जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला है एक्सेप्टेबल। ओके, इसके बाद दिस एज्यूम दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। इसके हिसाब से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के होते हैं वो उनका कॉमन टैक्सा होता है। ठीक है, सेम टैक्सा कॉमन एंसेस्टर होते हैं उनके। एंड वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फॉर मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं क्लासिफिकेशन की डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए। These become more important when there is no supporting fossil evidences। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out on using computer is based on all observable character। ठीक है, number and codes are assigned to all the characters and the importance and the same time hundreds of character can be considered। अब देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल नेम से ही पता चल रहा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसके बाद जो आ जाता है टैक्सोनॉमी देखते हैं कितने टाइप की है। ठीक है, टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और उसके बाद आ जाता है आपको साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी को देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूमेरिकल, फिर साइटो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, फिर आ जाते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। ये हो गए 3 आपके। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आपको पता है न्यूमेरिकल नंबर, ये क्या है? कंप्यूटर पे बेस्ड है।
ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर पे हम कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, कितने बड़े अमाउंट में कितना बड़े नंबर हो उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद आ जाते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। साइटो मतलब सेल से रिलेटेड है। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी जो है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, जो सेल से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। देखिए इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, दैट यूज्ड दैट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। अब देखो ये क्या होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट से रिलेटेड है ये केमिकल, इसमें क्या होता है, केमिकल्स का यूज होता है। ठीक हो गया। अब देखो टैक्सोनॉमी 3 टाइप की होगी, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कंप्यूटर, साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, और उसमें क्रोमोसोम के नंबर वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म। अब हम आते हैं पहला, जो मैंने, ये तो इंट्रोडक्शन था प्लांट किंगडम के बारे में। अब हमारा जो पहला प्लांट किंगडम का जो पहला टॉपिक है वो है एल्गी। एल्गी, ओके, तो हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ही अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम आज अभी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। देखो ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, ऑब्वियस बात है, प्लांट है तो क्लोरोफिल बियरिंग होंगे। ठीक है, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और ये हाईली एक्वेटिक होते हैं, बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में रह सकती हैं एल्गी। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इनका हैबिटेट और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं और इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और ये वाटर मतलब एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, और ये क्या कहते हैं, फ्रेश और मेरीन वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। दे ऑकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वाटर। ये देखिए मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट प्लेस में भी रहते हैं, और स्टोन में भी रह सकते हैं, और सॉइल में भी रह सकते हैं, और वुड में भी। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन द एसोसिएशन विद द फंजाई लाइकेन, और कुछ का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन्स के साथ। एल्गी का अगर एसोसिएशन होता है लाइकेन के साथ, इसको बोलते हैं आपका एल्गी का होता है इसको तो माइकोबायोन बोलते हैं, फंजाई का होता है तो फाइकोबायोन बोलते हैं। अगर एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन के साथ, और अगर फंजाई का होता है तो उसको माइकोबायोन बोलते हैं। ठीक हो गया। एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। अब देखिए फंजाई का जो फंजाई के साथ होता है एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो और वो है जैसे लाइकेन हो गए, और दूसरा जब एनिमल्स के साथ होता है इसका तो स्लॉथ बियर। ठीक है, एंड द फॉर्म ऑफ साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, और जो साइज होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स। और कॉलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स से लेकर ये कहाँ आ जाते हैं, वॉलवॉक्स से लेके द फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अब वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल एल्गी है, और यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा क्या है आपके कॉलोनियल है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, और फिलामेंटस हो गए स्पाइरोगायरा और वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा हो गए आपके फिलामेंटस, और जो कॉलोनियल हो गया आपका वॉलवॉक्स। ओके, एंड अ फ्यू ऑफ मैरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। और कैल्प्स क्या होता है, इसकी 100 मीटर की हाइट होती है, ये मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद
द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। देखिए अब एल्गी क्या करती है, रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन मेन है। अभी तक जो है आपको याद करना ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक एक लाइन को आप पढ़े नहीं कुछ कर सकते हैं, मतलब एक एक लाइन आपको आनी चाहिए तभी आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा, आप एक एक लाइन को आपको इनकी याद करना है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इसमें मेन है, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक हो गया। इससे पहले एल्गी दोनों में रहती है, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहती है। और जो फिलामेंटस एल्गी, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो आपके कॉलोनियल एल्गी हो गई, कॉलोनियल का एग्जांपल हो गया वॉल बॉक्स, ठीक है, और फिलामेंटस ये आता है, हाँ, फिलामेंटस का हो गया यूलोथ्रिक्स, और स्पाइरोगाया। ठीक हो गया। अब देखिए जो वेजिटेटिव, अब जो रिप्रोडक्शन हो गया, देखिए ये जो कॉलोनियल में जब कॉलोनीज में रहती है तो वो है वॉल बॉक्स और फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाया। एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स से भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस। और आपको पता है फ्रेगमेंटेशन जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं इसके, तो हर फ्रेगमेंट क्या होता है, एक अलग नया थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होती है एल्गी की, ये याद रखना। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल में स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्पोर की फॉर्मेशन एंड द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर, और स्पोर होता है ना, इसमें जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन वो है जूस्पोर, मोस्ट कॉमन जूस्पोर, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, और ये क्या बनाते हैं, ईच फ्रेगमेंट क्या बनाते हैं, थैलस बनाते हैं, डिफरेंट थैलस बनाते हैं। एसेक्सुअल में स्पोर की फॉर्मेशन होती है, जो मोस्ट कॉमन स्पोर है इसका जूस्पोर है, क्लियर। इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल। अब देखो जूस स्पोर्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल दोनों हो सकते हैं, मतलब फ्लैजिला होगा तो मोटिलिटी के लिए ही होता है, ऑब्वियसली बात है। फ्लैजिला जो होते हैं ये मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल में तो पता ही है, दो गैमेट की फ्यूजन होगी, जैसे मान लो ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों की फ्यूजन होगी तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यही होता है। उसके बाद आ जाते हैं द गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज यूलोथ्रिक्स। अब देखिए इनको बोलते हैं, और जो फ्लैजिलेटेड होंगे वो सिमिलर साइज के होंगे जैसे यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड जो होंगे नॉन मोटाइल होंगे बट सिमिलर इन साइज, स्पाइरोगायरा। अब देखिए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल थे। अब देखिए द गैमेट्स कैन बी, अब जो इनके अंदर गैमेट्स कैन बी होंगे वो क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज। अब जब ये गैमेट्स जब बनेंगे ये फ्लैजिलेटेड होंगे। देखिए अब सेक्सुअल को एक बार अलग से बता देती हूँ, इसमें जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लेना। अब जो इनके गैमीट्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए जो गैमीट होंगे इसमें एक होंगे फ्लैजिलेटेड, एक होंगे नॉन फ्लैजिलेटेड, एक हो गए फ्लैजिलेटेड, एक हो गए नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड क्या होंगे, मोटाइल होंगे,
और नॉन फ्लैजिलेटेड क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ऑब्वियसली बात है, फ्लैजिला मोटिलिटी के ही, ताकि मूव कर सके यहाँ से वहाँ, ठीक है, मोटिलिटी के लिए होते हैं। अगर फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जैसे फ्लैजिलेटेड होंगे तो ये सिमिलर साइज में होंगे, सिमिलर इन साइज, इनका साइज सिमिलर होगा। और इसका एग्जांपल हो गया आपका यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड का यूलोथ्रिक्स है, और नॉन फ्लैजिलेटेड का आ गया स्पाइरोगायरा, ठीक है। सिमिलर साइज के होंगे, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होंगे तो उसका यूलोथ्रिक्स है, और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल आपका हो गया स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा, बट सिमिलर इन साइज। एक मिनट, हाँ, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो नॉन मोटाइल होगा, बट सिमिलर इन साइज। ये भी क्या होगा, सिमिलर इन साइज। ये साइज में क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर इन साइज, ओके, सिमिलर इन साइज। अब देखिए ये क्या हो गया, गैमेट्स दो टाइप के होंगे, फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फ्लैजिलेटेड में सिमिलर साइज के जो होंगे वो होंगे यूलोथ्रिक्स, सिमिलर साइज होगा, मोटाइल। और इसमें क्या होगा, स्पाइरोगायरा है, नॉन मोटाइल है, बट इसका साइज क्या है, सिमिलर होगा, सेम होगा, मतलब इन दोनों का साइज सेम होगा, दोनों सिमिलर साइज के हैं, बट ये फ्लैजिलेटेड होंगे, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब वो मोटाइल होंगे, वो नहीं होंगे, बस इतना डिफरेंस है। सच प्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, ठीक है। ऐसे क्या है, आइसोगैमस, क्योंकि साइज सेम है, सिमिलर साइज है, तो क्या होगा, आइसोगैमस, गैमस, आइसोगैमस, मतलब इसकी गैमीट का साइज क्या है, सिमिलर है, साइज सिमिलर है, और गैमीट का है तो आइसोगैमस, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज अ स्पीशीज ऑफ यूडोरिना टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। अब ऑब्वियसली बात है, जब डिसिमिलर होंगे, इसको मिटा देती हूँ, ये सिमिलर साइज के थे, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। जो यूलोथ्रिक्स था आपका, ये मोटाइल था और फ्लैजिलेटेड था, और जो स्पाइरोगायरा था वो नॉन मोटाइल था और नॉन फ्लैजिलेटेड था। अब इसके बाद आ जाता है यूडोरिना। ये नया आपका नया एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। जो यूडोरिना है ये आपका डिसिमिलर इन साइज होता है, ये साइज में ये डिसिमिलर इन साइज है, और ये इनका साइज अलग अलग है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनको एनाइसोगैमस बोलते हैं, नेम से पता चल रहा है, एनाइसोगैमस। अब देखो आइसोगैमस कब बोला, जब उनका साइज सिमिलर था। अब ये डिसिमिलर साइज हो गए तो यूडोरिना, तो ये हो गया आपका एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब देखो जो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल फीमेल होती है, फीमेल हमेशा आपने देखा होगा, जहाँ तक भी होता है, फीमेल क्या करती है, फीमेल एटीट्यूड में रहती है ना कि हम कहीं क्यों जाएं, तो फीमेल ऐसे याद कर लो, मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। तो स्टैटिक होती है, मतलब रुकी हुई, और मोटाइल फीमेल, हमेशा मेल आता है ना पहले, तो फिर क्या करते हैं, जो मेल आता है, जो फीमेल होती है स्टैटिक होता है, फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है, और इसको लिख लेती हूँ, फीमेल गैमेट जो होता है स्टैटिक होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट जो होगा ये होगा आपका मोटाइल, ठीक हो गया। फीमेल गैमेट स्टैटिक होगा, और स्टैटिक होगा मतलब रुका हुआ, मेल गैमेट मोटाइल होगा मतलब मूव करेगा, एंड टर्म्ड एज oogamous। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दोनों मोटाइल और नॉन मोटाइल जब दोनों है, इसको क्या बोलते हैं, जो जब दोनों फ्यूज होंगे तो oogamous। जब सिमिलर साइज के थे तो आइसोगैमस, डिसिमिलर इन साइज है एनाइसोगैमस, और जब एक स्टैटिक फीमेल है, फीमेल गैमेट स्टैटिक है और मेल गैमेट मोटाइल है, और इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, oogamous, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो गए वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, oogamous के एग्जांपल हो गए वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस।
वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस हो गए आपके ओगैमस के एग्जाम्पल, ठीक हो गया। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा देखो आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का आपका यूलोथ्रिक्स हो गया, और और नॉन फ्लैजिलेटेड का हो गया स्पाइरोगायरा, और ये दोनों सिमिलर इन साइज के थे, तो ये आइसोगैमस हो गए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। बट ये है यूलोथ्रिक्स में मोटाइल होता, मतलब फ्लैजिलेटेड होता है, और स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एनाइसोगैमस, जब क्या होता है एनाइसोगैमस, जब डिसिमिलर इन साइज। यूडोरिना में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है डिसिमिलर इन साइज होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका एनाइसोगैमस। और आइसोगैमस में जब फीमेल स्टैटिक होगा और लार्ज होगी फीमेल, और मतलब फीमेल गैमेट लार्ज होगा और मेल गैमेट स्मॉल होता है और बट मोटाइल होता है, जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो इसको बोलते हैं oogamous। और इसके हो गए फ्यूकस एंड यूलोथ्रिक्स, सॉरी फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हैं तो आपको देख लेने हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हो गए। अब एल्गी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एल्गी का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं, ये आपको देख लेना है, क्योंकि नीट में कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे एक टेबल हो चाहे डायग्राम हो, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, ठीक है। देखिए ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स हो गए, ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया एंड फ्यूकस हो गए, और रेड एल्गी पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया हो गया। और जो ब्राउन एल्गी है एक छूट गया, डिक्टियोटा भी इसका एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद एल्गी आर यूजफुल, एल्गी के यूजेस देखेंगे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन द वेराइटी ऑफ वेज, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूजफुल है एल्गी। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रहा है वो सिर्फ एल्गी की वजह से हो रहा है, बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लें। एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें ग्रीन पिगमेंट है, तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होता है आपका हाफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में से जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है वो आपका एल्गी की वजह से हो रहा है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment, and they are of the paramount importance as a primary producer of energy-rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animals, ठीक है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as a food, और Laminaria और Sargassum रेड एल्गी है। लेमिनेरिया और सार्गसम क्या है, ये आपकी लेमिनेरिया, सार्गसम एंड पोरफायरा, मतलब लेमिनेरिया और पोरफायरा, ये सारी क्या कौन सी एल्गी है, एक तो पोरफायरा तो रेड एल्गी है, और लेमिनेरिया सार्गसम ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो 70 स्पीशीज़ क्या है, 70 लगभग 70 के जितनी स्पीशीज़ है, ये क्या करती है, एज अ फूड हम इनको लेते हैं। And certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochlorides, water holding substance, और कुछ brown और red algae ऐसी होती है water holding substance बनाती हैं। अब देखिए जो एल्जीन है ब्राउन एल्गी है, एंड केराजीन है रेड एल्गी है, एंड विच आर यूज्ड कमर्शियली एगर, और ये एगर एल्जीन रेड एल्गी और एल्जीन ब्राउन एल्गी और केराजीन रेड एल्गी है, ये एगर बनाने के काम आती हैं। One of the commercial products obtained from Gelidium and Glacilaria are used to grow microbes, और जो Gelidium और Glacilaria हैं ये microbes बनाने के काम आते हैं, ठीक है, used to grow microbes and in preparation of ice cream and jelly, और ये ग्लेसिलेरिया और हाँ आइसक्रीम और जेली बनाने के काम कौन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आइसक्रीम और जेली बनाने के काम आते हैं वो आते हैं ग्लेसिलेरिया एंड सार्गसम, नहीं सॉरी ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जी से है दोनों, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। जेलिडियम तो ऐसे याद हो जाए जेली, ठीक है, आइसक्रीम और जेली बनाने के ये काम आते हैं। अब देखिए क्लोरेला अ यूनिसेलुलर रिच
प्रोटीन इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। और जो क्लोरेला है इसको ये बहुत रिच इन प्रोटीन होता है, इसको स्पेस ट्रेवलर्स भी ले जाते हैं एज अ फूड। ओके, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो आपको आज अभी इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जो एल्गी है, एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक है, एल्गी के 3 टाइप्स है, एल्गी का क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का। एल्गी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है? क्लोरोफिल ठीक है, क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, क्या होता है इसमें? ग्रीन पिगमेंट, तो ग्रीन कलर के हो गए। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। फियोफाइसी हो गया ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। बस ये याद रखना। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हो गई ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी हो गई ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी हो गई रेड एल्गी। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद करने का एक तरीका बताऊंगी मैं। सबसे पहले आ जाता है क्लोरोफाइसी, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल याद करते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गया। वॉल्वो में स्पैरो का चक्कर उल्लू से चल रहा है। ठीक है, ये खाली ट्रिक है, आप इसको ऐसे ही मत लिख देना। ठीक है, जो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल याद करने की एक ट्रिक है, उसके लिए वॉल्वो में स्पाइरोगायरा का चक्कर उल्लू से चल रहा है। ठीक है, वॉल्वो से आ गया वॉल्वोस, स्पैरोस हो गया स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। चक्कर से हो गया आपका कैरा। ठीक है, और यूलोथ्रिक्स हो गया उल्लू, और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये ट्रिक याद करना। वॉल्वो में स्पैरो का चक्कर उल्लू से चल रहा है। उल्लू से, इसको हिंदी में लिख दो, जो इंग्लिश में लिखा है ना उसी का मतलब है, और हिंदी वाले को हटा देना। ठीक है, तो वॉल्वो में स्पैरो का चक्कर उल्लू से चल रहा है। ठीक हो गया, तो वॉल्वो से आ गया वॉल्वॉक्स, स्पैरो से आ गया स्पाइरोगायरा, चक्कर से आ गया कैरा, और उल्लू से आ गया यूलोथ्रिक्स, और चल रहा है क्लेमाइडोमोनास। ठीक हो गया आपका क्लियर। अब आ जाते हैं, सेकंड है आपका ये था आपका क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब आ जाते हैं, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद आ जाता है ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। अब इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, एग्जाम्पल आपको यही तो पढ़ लेने हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी से हो गया आपका सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन। ठीक हो गया, क्लोरोफाइस सागर सार्गेसम। ठीक है, सार्गेसम इसका एग्जाम्पल हो गया। फ्रॉम फ्यूकस दिल्ली डिक्टियोटा।
एक्टोकार्पस, ब्राउन से ब्राउन एल्गी याद कर लेना, इसके तो नेम में ब्राउन एल्गी। लेमन, लेमन का हो गया लैमिनेरिया। तो ये ट्रिक थी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल से, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पे आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन, ठीक है। तो क्या हो गया, सागर से हो गया सार्गेसम, फ्रॉम फ्यूकस दिल्ली टिक्टियोटा, और ईट्स एक्टोकार्पस ब्राउन, ब्राउन एल्गी, और लेमन लेमिनेरिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं रेड एल्गी के। रेड एल्गी के एग्जाम्पल हो गए, अभी हमने जो पढ़े थे, जो जेली और आइसक्रीम बनाने के काम आते हैं। रेड एल्गी, आप याद रखना, रेड कलर के 2 पीजी थे, रेड कलर के 2 पीजी थे, ठीक है। रेड कलर के, जो मैं इससे पहले पीजी में रहती थी वो रेड कलर के थे, 2 थे। तो पी स्क्वायर जी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। पीस आ गया पॉरफायरा, दूसरा हो गया पॉलीसिफोनिया। जी से जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया होता है, क्या होता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया है, ठीक है, हाँ सही है। तो आपके रेड एल्गी के हो गए 2 पीजी थे, वो रेड कलर के थे, याद रख लेना, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पॉरफायरा, पॉलीसिफोनिया, और जी से जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया, ठीक हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। तो सारे एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके, अच्छे से पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें चीज़ों को, और एग्जाम्पल को एक अलग से कॉपी में बनाकर लिख लें और ट्रिक्स बना के लिखें, ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, बट एग्जाम्पल को अगर हम ट्रिक से याद करें तो क्या होता है, हम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उसको रिकॉल करने में हमें वो हेल्पफुल रहता है, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है। तो आप लोग पढ़ते रहें, और मैं ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहूँगी, आप लोगों के जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी करूँगी। थैंक यू सो मच।